तो लास्ट क्लास में हमने देखा था, मान मान के चलो बच्चे, एक स्प्रिंग है और स्प्रिंग पे बच्चे एक मास लटका हुआ है एम, और उसको मैंने हैंड से पकड़ रखा है अभी, ठीक है। हैंड से पकड़ रखा तो कोई स्ट्रेचिंग नहीं होगी, कोई कंप्रेस नहीं होगा, कोई एक्सपेंशन नहीं होगा। जैसे मैं हाथ छोड़ दूंगा बच्चे, तो आपको पता है क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स। तो नीचे की तरफ फोर्स लग जाएगा एम जी, ठीक है। और ऊपर पे जितना खिंचाव आएगा बच्चे, उसके ऐसे जो डिस्टेंस होगा वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, वो होगा एम जी बाय के। कैसे निकाला आपको पता है, एम जी इक्वल टू स्प्रिंग का फोर्स क्या होता है, के एक्स होता है। तो एक्स की वैल्यू हमने निकाली एम जी बाय के, ये यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है। उसके बाद हमने बोला था कि एक छोटा सा मास लिया और उसको हमने स्लोली इस पे रखा। जैसे रखेंगे आपको पता है इसका वेट बढ़ जाएगा। वेट बढ़ेगा, कहाँ की डायरेक्शन में बढ़ेगा, बढ़ेगा बच्चों, नीचे की तरफ डायरेक्शन बढ़ेगा। नीचे की तरफ डायरेक्शन बढ़ने से बच्चों डेफिनेटली वो थोड़ा सा नीचे की तरफ जाएगा, हल्का सा और स्ट्रेच करेगा, और उस पॉइंट तक स्ट्रेच करेगा जहां पे उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगी। जिस पॉइंट पर मैक्सिमम वेलोसिटी, देखो यहाँ पे अभी तक नहीं रखा था तो वेलोसिटी क्या थी बच्चे, यहाँ पे जीरो थी। यहाँ पे इस पॉइंट पर बच्चे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। अब जितना ये यहां से यहां तक स्ट्रेच हुआ है, ये किसकी वजह से हुआ है सर, ये स्मॉल एम की वजह से हुआ है। इसका मतलब कि स्मॉल एम, जैसे यहाँ पे कैपिटल एम जी बाई के था, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों स्मॉल एम जी बाई के। मेन तो यही है ना, एम की वजह से हुआ, इस वजह से। हाँ, यहां से बोल सकते हो कि यहां से लेकर यहां तक का जो मेन स्ट्रेच हुआ वो किसकी वजह से हुआ, एम प्लस एम बाय जी बाय के, इसकी वजह से। क्या ये बात क्लियर हो चुकी है बच्चों, यस और नो? हाँ जी सर। क्लियर है सभी को? ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, यस। जब यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम, तो वेलोसिटी जीरो भी तो होती है। आपको पता है कि ये जो वेलोसिटी मैक्सिमम है कौन से पॉइंट पर मैक्सिमम होती है, बताओ कौन से पॉइंट पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है बच्चों? मेन पॉइंट सर, मेन। मीन पोजीशन या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन, इस पे मैक्सिमम होती है। इसका मतलब कि स्ट्रिंग अभी भी क्या करेगी बच्चों, नीचे की तरफ और ज्यादा क्या करेगी, एक्सपेंड करेगी। कितना डिस्टेंस एक्सपेंड करेगी, जितना ये था बच्चों उतना ही ये वाला एक्सपेंड करेगी, कितना, एम जी बाय के। और यहां तक जाएगी, यहां तक जाएगी। यहाँ पे एक्सलेशन ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। फिर वापस क्या करेगी बच्चों, यहां से लेकर यहां तक, अब इन दोनों के बीच में क्या करती रहेगी, एस एच हार्मोनिक प्रोड्यूस करती रहेगी। इसका मतलब कि ये मेन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, और ये भी क्या है बच्चों, एक्सट्रीम पोजीशन। टोटल मास अब कितना बन चुका है, एम प्लस एम हो चुका है। इसका मतलब कि जो ओमेगा हमारा क्या होता था बच्चों, ओमेगा अगर याद हो तो क्या होता था, के बाय एम होता था। अब ये के बाय कैपिटल एन प्लस एम हो जाएगा। टाइम पीरियड आपको पता है क्या होता है, टू पाई बाय ओमेगा होता है, तो ये बन जाएगा टू पाई अंडर रूट ऑफ एम प्लस एम बाय के हो गया। मेन आता है कि स्मॉल एम की वजह से कितना एम्पलीट्यूड हुआ, तो मैंने बताया था कि स्मॉल एम की वजह से एम्पलीट्यूड जो आया हुआ है एम जी बाय के। तो जो एम्पलीट्यूड होगा वो होगा स्मॉल एम जी बाय के, इसकी वजह से, ठीक है। तो वी मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, आप सभी को पता है, वी मैक्स का फॉर्मूला होता है ए ओमेगा। ए ओमेगा, एम्पलीट्यूड कितना है बच्चों, एम जी बाय के, और ओमेगा कितना है, अंडर रूट ऑफ के एम प्लस स्मॉल, ये हो गया आपका वी मैक्स, ठीक है। और इसी बेस पे ही अगर मेरे को क्या निकालना, अगर मुझे क्या निकालना बच्चों, काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम प्लस एम इंटू वी स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर। तो पूरे का स्क्वायर क्या होगा, एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाय के स्क्वायर, और ये हो जाएगा के अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। ये कट गया, एक के से एक के कट गया, तो कितना बचा, हाफ एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाय के। यहां से भी क्लियर हो रहा है कि जो काइनेटिक एनर्जी या फिर वी मैक्स आया, ये मेजरली स्मॉल एम की वजह से ही आया।
किसकी वजह से आया बच्चे? स्मॉल एम की वजह से आया। क्या ये बात क्लियर हो गई अब? अच्छे से क्लियर हो गई, यस और नो? मेरे ख्याल से अब क्वेश्चन में हाँ कोई जी। डाउट नहीं है इस वाले क्वेश्चन में किसी को भी? नो सर। ठीक है। तो ये चीजें आती है मैक्सिमम, तो ओमेगा ही निकालने के लिए आता है, फिर भी हमने ये सारी चीजें निकालने अगर पूछ ले एग्जाम में तो ठीक है। क्योंकि ये स्ट्रिंग मास मतलब ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। नेक्स्ट क्लास जो थर्सडे की होगी, इसमें दोनों ही क्लास बैठेंगे और मैं इसमें शुरू में रिवीजन करवाऊंगा, मतलब फॉर्मूला रिवीजन करवा के फिर पी वाई क्यू लगाएंगे अच्छे से, तो आपकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है। अभी तो हम साथ साथ कुछ क्वेश्चन कर ही रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट क्लास में बच्चों ये कंप्लीट हो जाना चाहिए अच्छे से, मतलब एक बार गो थ्रू करके आ जाना, बस इसको कंप्लीट कर लेंगे। छोटा सा ही, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं, आज शायद खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है। अब अगर याद हो तो हमने वर्क एनर्जी में हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, अगर थोड़ा बहुत अगर बता सको तो। हमने देखा था कि लेट्स सपोज एक मास है, कैपिटल एम। ठीक है। और वो दो स्प्रिंग से अटैच्ड है। एक का है स्प्रिंग कांस्टेंट K1 और एक का है स्प्रिंग कांस्टेंट K2। याद है कि उसका के इक्विवेलेंट कितना होता था? याद है किसी सर को के इसमें इक्विवेलेंट कितना होता था उसका? पैरेलल वाला होता है, है पैरेलल वाला K1 K2 अपॉन। सीरीज वाला होगा, इसमें है पैरेलल में सीरीज उल्टा। वाला K1 देखो प्लस पैरेलल लगता उल्टा है सीरीज वाला, तो यहाँ पे होगा बच्चे K1 प्लस K2, K2। याद रखना। ये चीज का ध्यान रखना, इसका मतलब कि इसको मैं डायरेक्टली इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, जिसपे क्या है बच्चे K1 प्लस K2, बाकी सारा काम जो हम पहले कर चुके हैं एज इट इज ही रहेगा। ठीक है। इसका मतलब कि जो यहाँ पे बच्चों जो यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा? K1 प्लस K2 इंटू एक्स के बराबर होगा। ये तो होता है K इंटू एक्स, तो K1 प्लस K2 इंटू एक्स हो जाएगा। इसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। इसका एक और केस भी होता है पैरेलल वाला, ध्यान से देखो। अच्छा, इसको कैसे हमने अंडरस्टैंड किया ये भी तो पता होना चाहिए ना, क्योंकि लिख तो दिया। मान के चलो कि इस मास को मैंने बच्चों यहां तक खींचा। जब मैंने खींचा तो मान के चलो x डिस्टेंस यहां तक गया, तो K1 वाला भी तो एक्सटेंड होगा यहाँ पे, है ना? इसके वजह से कितना फोर्स होगा इस डायरेक्शन में, आप बोलोगे इसके वजह से हो जाएगा K1x। इसके वजह से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा K2x। तो टोटल जो फोर्स हुआ, रिस्टोरिंग फोर्स हुआ इस फोर्स के अगेंस्ट में, वो इन दोनों का सम ही तो होगा। इस वजह से बच्चों यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स सम होने की वजह से K1 K2 किस में आ गए, सीरीज में आ गए। तो ध्यान रखना है कि जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन बनेगा तो दोनों को क्या करना बच्चों, ऐड करना है। सीरीज में सर। ठीक है। अब मुझे इसमें बताना इसमें कौन सा कॉम्बिनेशन लग रहा है, देखो सोच के बताओगे ना तो रटने वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। ध्यान से देखो, मान के चलो कि दोनों पे, दोनों साइड में स्प्रिंग से कनेक्ट है बच्चों। यहाँ पे है K1, यहाँ पे K2। ठीक है। और मैंने फोर्स लगाया, और फोर्स लगाने के बाद मान के चलो ये यहाँ पे पहुंच गया, तो मिड पॉइंट से बच्चों, मिड पॉइंट से x डिस्टेंस इधर चला गया अपोजिट साइड में, तो डेफिनेटली ये स्प्रिंग क्या हुई होगी बच्चों, एक्सपेंड हुई होगी, और ये क्या हुई होगी, कंप्रेस हुई होगी। अब इसकी डायरेक्शन बतानी है। एक चीज बताओ, जब ये इस डायरेक्शन में गया है तो जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा वो कहाँ पे होगा बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड में होगा। और वो कितना होगा आपको पता होगा, K1। K1x। अब एक चीज बताओ, जब आपने इसको इस डायरेक्शन में खींचा है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया है, तो ये कंप्रेस हुआ है। कंप्रेस होने के बाद ये किधर जाएगा, लेफ्ट में रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगा कि राइट में रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगा? इसकी राइट। ओरिजिनल राइट में होगी कि लेफ्ट में होगी? लेफ्ट में। लेफ्ट में होगी, बिल्कुल करेक्ट। इसका मतलब कि फोर्स इधर लगा है, लेकिन स्टोरिंग फोर्स किधर लगा बच्चों, इसी डायरेक्शन में लगा है। तो क्या दोनों फोर्स सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं? क्या दोनों ऐड हो जाएंगे? क्या मैं इसको भी पैरेलल कॉम्बिनेशन बोल सकता हूं? इसको भी बच्चे पैरेलल कॉम्बिनेशन बोल सकते। क्लियर हो गया? सभी को हाँ जी क्लियर सर। हो गया? यस और नो एवरीवन?
यस सर। यस सर। ठीक है, अब करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन वाला। इसके क्वेश्चन आते हैं बच्चों, ध्यान से देख लो। सीरीज कॉम्बिनेशन में मान के चलो एक मास है, तो यहाँ पे ये वॉल है, ठीक है। यहाँ पे बच्चों मैंने एक स्प्रिंग लगाया K1 और दूसरी स्प्रिंग लगाई K2, ठीक है। अब मैंने इसको जब एक्सपेंड किया, ठीक है, तो मैंने मान के चलो मिड से मैंने जो एक्सपेंड किया इसको x डिस्टेंस एक्सपेंड किया, x डिस्टेंस एक्सपेंड किया, बल्कि मुझे लिखना चाहिए x1 प्लस x2 डिस्टेंस एक्सपेंड किया। ऐसे क्यों? क्योंकि मैं रिजल्ट बताना चाहूंगा। जब मैं इसको फोर्स लगाऊंगा तो जरूरत होना है कि सेम अमाउंट डिस्टेंस ये क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि K1 K2 अलग अलग है। कुछ हो सकता है जिसकी K1 ज्यादा है, K1 जिसकी ज्यादा स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा होता है, वो ज्यादा रिजिड होता है। याद है हमने पढ़ा था, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा होता है रिजिड होता है। रिजिड का मतलब कि बहुत कम एक्सपेंड करेगा, कम हो ठीक है। जाएगा। हमें ये पता है कि अगर K1 K2 अलग अलग हैं तो X1 X2 भी अलग अलग ही होंगे। इसका मतलब कि जो उनका लेंथ का एक्सपेंशन होगा या कंप्रेस होंगे तो डिफरेंट डिफरेंट लेंथ के ही करेंगे। तो मान के चलो ये एक्सपेंड हुआ है यहां से लेकर यहां तक X1, और ये जो एक्सपेंड हुआ है, ठीक है, ये यहां से मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो कि होगा यहां से लेकर यहां तक X2, ठीक है। ये एक्सपेंड हुआ, ठीक है। तो इस केस में जो टेंशन है, देखो इस स्प्रिंग में जो टेंशन है, जिस स्प्रिंग में जैसे जो टेंशन आई है, टेंशन कहाँ पे, जितनी यहाँ पे टेंशन होगी सेम यहाँ पे टेंशन होगी, क्योंकि सेम है ना, सेम टेंशन लगेगी। टेंशन जब सेम है तो इसका मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, K1 X1 इक्वल टू क्या रहेगा बच्चों, K2 X2 रहेगा। सेम स्ट्रिंग पे टेंशन सेम होगी, टेंशन जो वही होगी, ठीक है, टेंशन यही होगी। तो इसकी वजह से बच्चों जो इसका सॉरी के इक्वलेंट आता है, जैसे प्रीवियस वाले में के इक्वलेंट आता है K1 प्लस K2, यहाँ पे आता है, बल्कि मुझे ये लिखना चाहिए 1 अपॉन में के इक्वलेंट क्या आता है, 1 अपॉन में K1 प्लस 1 अपॉन में K2। सीरीज कॉम्बिनेशन में ये आता है। इसका भी डेरिवेशन अगर करना चाहो तो कर सकते हो। टी जो टेंशन होगा, ठीक है, जो टेंशन होगा वो किसके बराबर होगा बच्चे, वो होगा टेंशन के इक्वलेंट X1 प्लस सॉरी के इक्वलेंट होगा X1 प्लस X2 के, जो लेंथ एक्सपेंड करी है इसने। X1 है क्या इंडिविजुअली, इंडिविजुअली है X1 है, देखो T/K1, T/K1, ये क्या है T/K2, T और ये T कैंसिल हो जाएंगे, के इक्वलेंट नीचे बन के ये रिजल्टेंट देगा। पर डेरिवेशन बस फॉर्मूला ध्यान में रखना है, फॉर्मूला ध्यान में रखना है। जब सीरीज में कनेक्शन होता है स्प्रिंग का तो पहला कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस लगता है, और जब पहला कॉम्बिनेशन होता है स्प्रिंग का तो सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात, के इंटू लेंथ क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। इसका मतलब क्या है, कोई स्प्रिंग का के इंटू एल क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसका मतलब समझते हैं, ध्यान से देखो, के डॉट मतलब मल्टीप्लीकेशन विद लेंथ क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। जैसे मान के चलो कि स्प्रिंग है बच्चों, स्प्रिंग की के है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट, और इसकी लेंथ है एल, मान के चलो ये कांस्टेंट हो गया। आपने क्या किया कि इसको ना बच्चों तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया, और तीन पार्ट में ऐसे डिवाइड किया कि एक की लेंथ बना दी आपने L/3, एक की बना दी बच्चे L/2, एक की बना दी L/6, ये बना दी, तीन लेंथ बना दी। तीनों का सम करोगे तो एल ही आएगा, ठीक है। तीनों का सम करोगे तो मैंने इसको काट दिया तीन से। मैंने क्या बोला, के इंटू एल कॉन्स्टेंट है। अगर लेंथ, अब देखो कांस्टेंट है तो के इक्वल टू क्या होना चाहिए, कांस्टेंट डिवाइड बाय एल होना चाहिए। इसका मतलब कि अगर एल कम हो गया, एल कम हो गया तो के बढ़ जाएगा। एल कितने टाइम्स कम हुआ, 1/3 टाइम्स कम हुआ। इसका मतलब कि के कितने टाइम्स बढ़ जाएगा बच्चों, 3 टाइम्स बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 के। एल यहाँ पे हाफ हुआ तो यहाँ पे के क्या हो जाएगा बच्चों, 2 के। यहाँ पे कितना हो जाएगा 6,
कैसे सर? इन दोनों की मल्टीप्लाई करना बच्चों। क्या यहाँ पे k इंटू एल कॉन्स्टेंट है? इन दोनों की करो, k इंटू एल कॉन्स्टेंट है, इन दोनों की करो, k इंटू एल कॉन्स्टेंट। सर में आ गया बच्चों, यस और नो? यस सर। सभी को क्लियर हो गया? यस सर। हाँ जी सर। तो इसी बेस पे देखो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन क्या था कि एक स्प्रिंग है, उसको तीन डिफरेंट डिफरेंट L/3, L/2, L/6 में डिवाइड किया गया और इसको लटका दिया गया। ठीक है, लटकाया ऐसे इसको इस तरीके से, ये एक मास m को ये हैंग कर रहे हैं। तो सबसे स्मॉल लेंथ वाली यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे सबसे छोटी है L/6, L/3, L/2। तो मुझे ये मान के चलो SHM कर रहा है ये बोलेगा, तो मुझे वो निकाल के दो। क्या निकाल के दो? ओमेगा या फिर टाइम पीरियड निकाल के दो। आपको पता है जब भी स्प्रिंग मास सिस्टम में ओमेगा की वैल्यू ज्यादातर क्या आती है बच्चों? k/m आती है, k/m आती है। मास तो देखो m ही है, तो m में तो कोई चेंज नहीं है ना, मास बढ़ रहा है। जैसे पहले वाले केस में हमने एक स्मॉल मास रखा था तो हमने m+m रख दिया था। यहाँ पे k चेंज होगा। अब k चेंज होगा तो बच्चे आपको पता है, अभी मैंने बताया था, इसका कितना हो जाएगा? आपने लिखा था इसका 6k हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा? 3k, इसका कितना हो जाएगा? 2k हो जाएगा। ये तीनों आपस में कैसे कनेक्ट लग रहे हैं बच्चे आपको? ये पैरेलल तीनों में। connect लग रहे हैं। पैरेलल में k इक्विवेलेंट क्या होता है? K1 प्लस K2 प्लस 6+3+2 कितना हो गया बच्चों? 11k हो गया। 11K। इस केस में ओमेगा क्या हो जाएगा बच्चों? k इक्विवेलेंट अपॉन में m हो जाएगा। k इक्विवेलेंट कितना है बच्चे यहाँ पे? 11k/m। खत्म क्वेश्चन, बस फिनिश। टाइम पीरियड बोलोगे तो टाइम पीरियड क्या होता है बच्चों? 2π/ओमेगा, जो कि हो जाएगा 2π√m/11। आसान है ना? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस और नो? हाँ जी सर। ठीक है, ऐसे एक और करें, देखो। ऐसे कुछ स्ट्रक्चर है कि मान के चलो कि पहले लेंथ है बच्चे ये, इसका मान के चलो कि इसकी लेंथ है L, इसकी लेंथ है 2L, इसकी लेंथ है 4L, इसकी लेंथ है 8L। ठीक है, एंड सोन इनफाइनाइट स्प्रिंग है यहाँ पे, और जो कि m मास को लटकाया रखा है। ठीक है, तो टाइम पीरियड निकालना बच्चे। क्या निकालना है इसका? टाइम पीरियड निकालना। आपको पता है कि पहली बात तो कंफर्म हो जाना चाहिए कि ये तो सारे के सारे पैरेलल में कनेक्शन है। ठीक है, और k इंटू एल कॉन्स्टेंट होता है, तो l यहाँ पे है तो यहाँ पे k रहेगा, यहाँ पे 2l है तो यहाँ पे k/2 हो जाएगा, यहाँ पे 4l है तो यहाँ पे k/4 हो जाएगा, यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे k/8 हो जाएगा, एंड सो। तो k इक्वलेंट सीरीज में कनेक्शन को वाला रिजल्टेंट देगा, जो देखिए देगा k/2, k/4, k/8 एंड सो। कैरिस कैसी सीरीज बन रही है बच्चों ये? सर जीपी। जीपी बन रही है। जीपी का इनफाइनाइट का सम क्या होता है? जब आपका रेशो, रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं? सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म है 1/2, ये फर्स्ट टर्म 1/2। जब भी रेशो लेस देन 1 होता है तो उसका सम का रिजल्टेंट होता है a/1 - r। याद रखना, a होता है फर्स्ट टर्म जो कि 1, रेशो आप निकाल लो 1/2। तो यहाँ पे जो k इक्वलेंट होगा बच्चे, k तो बाहर है ही है, अब रेशो क्या होगा? a/1 लगा दिया। r की वैल्यू कितनी है बच्चे यहाँ पे? 1/2, तो 1 - 1/2, 1 - 1/2 तो 1/2, 2 ऊपर जाके क्या बन जाएगा फाइनली? 2k बन जाएगा। तो इसका मतलब कि ओमेगा जो निकलेगा वो तो निकलेगा k इक्वलेंट
अपॉन में m, और k इक्वलेंट कितना निकला 2k/n, बस खत्म 2k। क्वेश्चन। टाइम पीरियड कितना होगा 2πm/2k, खत्म क्वेश्चन। क्या है, तो सिंपल मैथमेटिक्स है। क्लियर हो गया सभी को, यस और नो? हाँ जी। यस सर। यस सर। ठीक है, अब हल्का सा ना, अब मुझे आपको वो बताना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया थोड़ा थोड़ा, अगर याद है तो अच्छी बात होगी। ठीक है, टॉर्क वॉर्क निकालेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब थोड़ा सा अच्छे लेवल वाले क्वेश्चन करते हैं। देखो मान के चलो कि एक पुली है, ठीक है बच्चों, जिसका मास है m और उसकी रेडियस है r। ध्यान से देखो, रेडियस r है, मास है m, ठीक है। उसको एक हिस्से पे बच्चों एक स्मॉल m लटका दिया गया। कैपिटल मास m पुली का है, रेडियस पुली का है, स्मॉल m एक लटका दे। यहाँ पे बच्चे मैंने एक स्प्रिंग है, और स्प्रिंग को मैंने फिक्स कर दिया एक पॉइंट से। स्प्रिंग को क्या कर दिया बच्चे, मैंने फिक्स कर दिया, ठीक है। और मैंने इसको क्या कर रखा बच्चों, अभी पकड़ रखा था, पकड़ रखा मैंने अभी इसको, ठीक है। यहाँ पे बच्चों मैंने पकड़ रखा, ठीक है। अब ध्यान से सुनना है क्वेश्चन को। सबसे पहले तो जो मेरी पुली है वहां पे नो स्लीपिंग हो रही है, और आपको पता है जब नो स्लीपिंग हो रही है तो वहां पे क्या होता है, प्योर रोटेशन होता है, यस और नो, है ना, घूमेगी पुली, ठीक है। और जब पुली घूमती है, ठीक है, चलो फिर मैं आगे आगे बताऊं, बस नो स्लीपिंग हो रही है, ठीक है। अब जैसे ही बच्चे मैं हाथ हटाऊंगा यहां से तो क्या होगा, ये हल्का सा नीचे की तरफ खींचेगा, है ना, खींचेगा ये हल्का सा नीचे की तरफ। तो मैं मान के चल रहा हूं कि एक्स डिस्टेंस नीचे गया। मैं दोबारा ड्रॉ कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे कितना डिस्टेंस गया बच्चों, एक्स डिस्टेंस नीचे गया। तो दोबारा देखो मैं क्या कह रहा हूं, अब देखो जब ये एक्स डिस्टेंस नीचे जाएगा, ये पुली फिक्स्ड है एक पॉइंट पर, तो जितना, तो पुली सेम नहीं बनाया ना मैंने, सेम पॉइंट पर बनाना चाहिए था। चलो पुली को बराबर बना लेना। ये देखो कितना डिस्टेंस नीचे गया बच्चों, मैं बोल रहा हूं ये डिस्टेंस गया, एक्स डिस्टेंस नीचे गया। तो मुझे बताओ ये वाला जो पॉइंट पी था, ये तो बच्चों ये क्या होगा, ये भी तो एक्स डिस्टेंस ऊपर ही गया होगा, यस और नो, गया होगा कि नहीं गया, यस और नो। हाँ जी सर। यस सर। और ये यहाँ पे रुक गया। अब मुझे एक चीज बताओ, जब ये एक्स डिस्टेंस ऊपर गया तो यहाँ पे जो टेंशन होगा, टेंशन इस पॉइंट से क्या होता है, अवे होता है ना, हमेशा अवे पॉइंट लेते हैं टेंशन। यहाँ पे जो टेंशन है और जो रिस्टोरिंग फोर्स सेम डायरेक्शन में नहीं, आगे ध्यान से देखो, जब स्प्रिंग एक्सपेंड करती है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा रिस्टोरिंग फोर्स होता है, और वो रिस्टोरिंग फोर्स टेंशन है। क्या मुझे कोई टेंशन की वैल्यू बताएगा, इस टेंशन की वैल्यू कितनी होगी, इस वाले टेंशन की वैल्यू, इस सर वाले माइनस टेंशन कितनी होगी, के एक्स। के एक्स होगी। बस अभी के लिए याद रखते हैं के एक्स होगी, करेक्ट। नेगेटिव तो बस ये रिप्रेजेंट कर रहा है, नहीं नीचे है, वैसे तो के एक्स ही रहेगी, यस और नो, ठीक है। डायरेक्शन तो मैंने बना ही दी है, डायरेक्शन मैंने बना दी। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे भी एक टॉर्क होगा, भी लिखना नहीं, पहले समझ लो, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी टेंशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे टेंशन बच्चों आपको पता, अवे लेके चलते हैं नीचे की तरफ एम जी है। मुझे बताएगा यहाँ पे जो टेंशन होगा, यहाँ पे टेंशन की वैल्यू क्या होगी, जी सेम क्यों नहीं आ रही, हम तो सेम लेके चलते हैं हर बार, टेंशन टेंशन सेम है। सर, इसमें इनर्शिया भी आएगा ना, तो हाँ, रोटेशन। तो यहाँ पे वन है, यहाँ करेक्ट है, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का भी कॉन्सेप्ट आएगा बच्चों, क्योंकि इस बार पुली क्या कर रही है बच्चों, रोटेट कर रही है। पुली क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। रोटेशन। सर में आगे बच्चों, यस और नो,
क्या ये पॉइंट क्लियर हो गए सभी को? कोई डाउट नहीं यहां तक? नो सर। नो। अब मुझे सोच समझ के बताना, जब ये एग्जिस्टेंस नीचे की तरफ गया, ध्यान से सुनते रहो, जब ये एग्जिस्टेंस नीचे की तरफ गया तो पुली कहाँ की तरफ रोटेट करने की कोशिश करेगी? पुली कहेगी ये तो तुमने जबरदस्ती एग्जिस्टेंस नीचे गई, ये ऊपर की तरफ जाएगी ना पहले, है ना? तो जो हाँ जी। इसका रोटेशन होगा कौन सी डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन। और जिस डायरेक्शन में रोटेशन होगा उसी डायरेक्शन में बच्चों क्या होगा? इसका अल्फा होगा। अल्फा क्या होता है? एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या होता है बच्चों? एंगुलर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। क्या ये बात क्लियर होगी सभी को? यस सर और नो? अपोजिट डायरेक्शन में क्यों होगा? जब तूने इसको खींचा, जब तूने इसको खींचा तो वापस कहाँ जाने की कोशिश करेगा? पीछे तो जाने की कोशिश करेगा ना? यस और ओके नो? सर। जब तू स्प्रिंग को ऐसे खींचता है तो याद कर यहाँ पे तेरा क्या होता है? रिस्टोरिंग फोर्स होता है। और रिस्टोरिंग फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन लेते हैं। तभी तो हम लेके चल रहे थे एफ आर इज इक्वल टू के एक्स इक्वल टू एम ए। किस बेस पे लेके चल रहे थे? इसी बेस पे तो लेके चल रहे थे। तो ऑफकोर्स ये बात है, इसका भी एक्सेलरेशन कहाँ पे होगा? ऊपर होगा, है ना? इसका भी एक्सेलरेशन ऊपर होगा। यहाँ पे अल्फा किसको डोनेट कर रहा है? अल्फा डोनेट कर रहा है रोटेशन। क्लियर हो गया यहां तक बच्चों? कोई डाउट तो नहीं है यहां तक किसी को भी? नो नो सर। सर। ठीक है। अब मेरे पास देखो, अच्छा ठीक है, तो देखो अब यहां पे मैं T1 की वैल्यू लिख रहा हूं। T1 की वैल्यू आ गई kx, T2 की वैल्यू आ गई mg। यहां तक तो क्लियर। तीसरी इक्वेशन में यहां से इसके सेंटर से निकालूंगा। ध्यान से देखो, सेंटर से थोड़ा याद करते हैं हम कैसे निकालते थे टॉर्क, खासकर जब पुली होता था। पुली के रिस्पेक्ट में टॉर्क कैसे निकालते थे याद करो। मान के चलो, मैं थोड़ा सा रिपीट करवाने की कोशिश करता हूँ। मान के चलो कि ऐसे रोटेट कर रहा है, कैसे भी मान के चलो, अभी मैं ऐसे रोटेट कर रहा है। जब मेरा फोर्स सेंटर पे होता था, है ना, और यही मेरी क्या है बच्चों? रेडियस है। एफ और आर जब सेम लाइन में होते थे तो याद करो इसमें स्लीपिंग होती थी ओनली, याद है ना? क्या होती थी बच्चों? स्लीपिंग। क्योंकि टॉर्क क्या होता है? वो होता है आर क्रॉस एफ। याद है बच्चों? आर क्रॉस एफ। कितनी बार करा हमने? हाँ जी आर सर। क्रॉस एफ। यहाँ पे एफ और आर सेम लाइन में, सेम लाइन होने की वजह से यहाँ पे आ जाएगा साइन जीरो एंगल। साइन जीरो एंगल की वजह से बच्चे टॉर्क हो जाएगा। क्लियर है? जब फोर्स यहाँ पे होता था, यहाँ पे, है ना, तो हम क्या बोलते थे बच्चों? जब फोर्स यहाँ पे, रेडियस आर यहाँ पे है ना, और ये एफ यहाँ पे, तो टॉर्क कैसे होगा बच्चों? टॉर्क किस डायरेक्शन होगा? एफ आर, एफ आर। तो यहाँ पे टॉर्क डेफिनेटली प्रोड्यूस होगा। टॉर्क क्या होगा बच्चों? डेफिनेटली क्या होगा? प्रोड्यूस प्रोड्यूस। होगा। क्लियर हो गया? तो ऐसी बच्चे मुझे बताओ, अब ध्यान से देखो, इस वाले पोर्शन को मैं दोबारा अलग से ड्रॉ कर रहा हूं। ये सेंटर हो गया इसका। सेंटर पे एक डेफिनेटली एक टेंशन होगा इसकी वजह से, जिसको मैंने मान लिया T3। ठीक है। एक होगा ये वाला जो स्प्रिंग की वजह से आया बच्चे, जो कि होगा T1। एक यहां पे होगा बच्चे T2। मुझे कोई बताएगा कि अगर मुझे टॉर्क की इक्वेशन लिखनी तो T3 की वजह से टॉर्क कितना होगा बच्चों? T3 की वजह से टॉर्क कितना हो जाएगा? T3 की वजह से सर जीरो। जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के ही लाइन में आ रहा है, तो इसे T3 की वजह से क्या हो जाएगा बच्चों? जीरो हो जाएगा। करेक्ट। जीरो होगा। अब रेडियस का क्या होगा बच्चों? रेडियस है ऐसे, है ना, और टॉर्क ऐसे, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर बन रहा है। ठीक है। यहाँ पे रेडियस है ऐसे, और उसके परपेंडिकुलर क्या है बच्चे? टेंशन है, तो ये इधर भी निकलेगा। ठीक है। अब ये रोटेट कैसे कर रही है बच्चों? इस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, इस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है। ठीक है। तो T1 की वजह से टॉर्क इसी डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव होगा। T2 के अपोजिट जा रहा तो T2 की वजह से टॉर्क क्या होगा बच्चों? नेगेटिव होगा। दोबारा बता, T1 की वजह से, जैसे अल्फा रोटेट किस डायरेक्शन में कर रहा है बच्चों? एंटी क्लॉकवाइज। T1 भी एंटी क्लॉकवाइज में है तो दोनों सेम लाइन में आएंगे, मतलब कि T1 की वजह से टॉर्क जो जनरेट होगा वो पॉजिटिव होगा, और T2 की वजह से क्या होगा बच्चों? नेगेटिव होगा। तो मैं इसको क्या लिखना चाहिए? मुझे लिखना चाहिए सर T1R, है ना, ये होता है ना आर एफ। T1R माइनस T2R। यहां तक क्लियर हो गया बच्चों? यस और नो? हाँ जी सर। इक्वल टू में लेते थे, इक्वल टू में लेते थे आई, क्या लेते थे? आई एल।
आई क्या है यहाँ पे? आई है बच्चों जिस पॉइंट पर आपने डाला टॉर्क उस पे उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ये क्या एक तरीके की डिस्क की तो होती है हाँ ना? जी सर। होती है। और आपको पता है डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है सेंटर पे? mr² / 2। शाबाश, mr² / 2। ठीक है। और अल्फा की वैल्यू क्या होती है? अगर याद करो हमने पढ़ा है कि जब नो स्लिपिंग होती है तो अल्फा होता है या फिर एक्सेलरेशन होता है अल्फा इंटू आर। r तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या होगी बच्चे? ए बाय, r। यहाँ पे होगी ए बाय आर। आराम से करेंगे। तो यहाँ पे आ गया बच्चे T1R T2R। एक आर 2R और नीचे वाला सारे कैंसिल हो गए। फाइनली बचा T1 - T2 इक्वल टू MA/। ठीक है, ये बन गई इक्वेशन। ठीक है बच्चों। हाँ जी सर। ठीक है। अब T2 की वैल्यू क्या थी बच्चे? mg। यहाँ पे लिखो mg, तो यहाँ पे आ जाएगा mg। T1 क्या है बच्चों? k इंटू एक्स। क्या आ गया बच्चे? k इंटू एक्स आ गया। T2 आ गया। रुक जाओ। T2 T2 की तरफ नहीं, T2 में गलत तो नहीं लिख दी? T2 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 उधर लग रहा है, सही बात है। पर T2 पे यहाँ पे एक्सेलेरेशन भी तो है ना, तो मुझे तो इक्वेशन T2 की ये थोड़ी लगनी चाहिए, T2 की लगनी चाहिए T2 -mg mg = ma। इक्वल टू ma। हाँ करेक्ट, ये लगनी चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे आ गया दोबारा, देखो kx -k। T2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ma प्लस mg इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों? ma/2। क्लियर है? हाँ जी सर। ठीक है। इसको इधर ले जाओ तो क्या बन गया बच्चों? kx इक्वल्स टू क्या हो गया? ma mg प्लस ma/। कोई डाउट यहाँ तक किसी को भी? नो सर। ठीक है। हम्म, यहाँ तक तो आ गया। अब क्या करना है? अब ये कैपिटल स्मॉल m है, ये कैपिटल m है, इसमें एक्सेलेरेशन है तो इसमें a बाहर ले लो। यहाँ कैपिटल m/2 प्लस स्मॉल m प्लस स्मॉल mg इक्वल टू kx। ठीक है, ये बन गई इक्वेशन। ठीक है। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखो, इस इक्वेशन को ध्यान से देखो। इसको मैं दोबारा लिख लूँ, यहाँ पे अलग पेज पे लिख लूँ। तो क्या बन गया यहाँ पे? kx इक्वल टू कैपिटल m/2 प्लस प्लस स्मॉल m स्मॉल इंटू a इंटीग्रेशन प्लस mg। mg। अब सोच समझ के बताना है, जो सोच समझ के बताएगा वो जल्दी कर लेगा। मुझे बताओ, जितना ज्यादा डिस्टेंस x खींचेगा उतना ही ज्यादा ये एक्सपेंड करेगा। ध्यान से सुनना है, उतना ही ज्यादा एक्सपेंड करेगा। और जितना हाँ जी। एक्सपेंड करेगा उतनी ही जल्दी से एक्सेलरेशन इसका बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि सर एक्सपेंड करने से ये जैसी इस पे नीचे जाएगा उतनी जल्दी ही ऊपर वापस जाने की कोशिश करेगा। इसका मतलब कि यहाँ पे जो वेरिएबल है वो x और a है, क्योंकि mg तो हमेशा क्या रहेगा बच्चों? कांस्टेंट। इसका मतलब कि मुझे बताओ, क्या डिस्प्लेसमेंट के चेंज होने से एक्सेलेरेशन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस और नो? हो रहा है सर। हो रहा है ना? ठीक है। तो मुझे बताओ कि अगर मैं इस कांस्टेंट को हटा दूं तो थोड़ी देर के लिए एक्सेलेरेशन की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंडेंट कर रही है? सर ये कर रही है एक्स
डिवाइड बाय m/2। वैसे तो मैं इसके नीचे भी लेके जा प्लस सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकते हो आप, mg/में m/2 प्लस ये ऐसे लिख लो। अब ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, इसको हमें कोई मतलब नहीं। यहाँ पे देखो, आपको पता है जब ऐसे हम कोई इक्वेशन लिखते हैं, मैं एलसीएम लेके मैंने ऐसे लिख दिया, ये वैल्यू क्या होती है? ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू क्या होती है? सर ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर। तो बस निकल गया बच्चे मेरा ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर क्या निकला? 2k/M+2। तो ओमेगा कितना निकला? √2k/M+। बस हो गया आंसर। तो दोबारा देखो हमने क्या क्या किया बच्चों। हमने स्प्रिंग थी हमारी वन साइड में, दूसरे साइड में मास था सिंपल। तो हमने इसको जैसे ही एक्स डिस्टेंस एक्सपेंड किया, तो हमने देखा कि पुली हमारी क्या है बच्चों, इस बार नॉन स्लिपिंग पुली है। नॉन स्लिपिंग होने की वजह से बच्चों वो रोटेट करेगी, उसके से एक टॉर्क जनरेट होगा। तो यहाँ पे हमने टेंशन T1 लिया, यहाँ पे हमने टेंशन T2 लिया। जब हमने T1 लिया, क्योंकि स्प्रिंग के एक्सपेंड होने से हुआ, तो यहाँ पे T1 की वैल्यू क्या बन जाती है बच्चों? k/x। यहाँ पे सिंपल एक स्ट्रिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे जो T2 की वैल्यू होगी और एक्सेलेरेशन ऊपर की तरफ होगा, तो उसकी वजह से मैंने T2 की वैल्यू लिख दी यहाँ, ठीक है। अब हमने यहाँ पे रोटेशन वाला, रोटेशन हमने टॉर्क जनरेट किया। टॉर्क के लिए हमें पता होना चाहिए कि जो फोर्स और रेडियस है ये सेम लाइन में नहीं होनी चाहिए। अगर सेम लाइन में नहीं होंगे तो उसके वजह से टॉर्क जनरेट होगा। तो टॉर्क की इक्वेशन हमने ये निकाली, नेट टॉर्क I अल्फा के बराबर होता है। डिस्क की वजह से बच्चों उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 होता है। तो तीनों इक्वेशन को यूज करके हमने फाइनल इक्वेशन बनाई, और जो फाइनल इक्वेशन बनी हमने उसकी वजह से ओमेगा निकाला। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया सभी को, यस और नो? क्लियर एवरीवन? हाँ जी सर। ठीक है। यस। अब एक और क्वेश्चन करेंगे, तो उससे मेरे ख्याल से क्लियर आइडिया हो जाना चाहिए। मान के चलो, ध्यान से देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिर दोबारा डिस्क है। डिस्क ले लो या तो स्फीयर ले लो, इस बार स्फीयर है ये। स्फीयर के मिड पॉइंट से हमने बच्चों स्प्रिंग को अटैच कर दी, ध्यान से सुनना, ठीक है। और इसकी रेडियस क्या है? इसका मास है m, रेडियस है r। मास है m, रेडियस है r, ठीक है। अब ध्यान से सुनते रहना है। मान के चलो कि एक फोर्स लगाने पर बच्चों क्या किया, ये एक्सपेंड हो गया, ठीक है। और ये क्या है बच्चों? रफ सरफेस है। रफ सरफेस होगी, है ना, रफ सरफेस होगी। तो मुझे एक चीज बताओ, ये रोटेट कर रही है इस डायरेक्शन में, ओमेगा अल्फा। जब इस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है ओमेगा अल्फा, तो मुझे बताओ इस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, तो इसका फ्रिक्शन फोर्स कहाँ होना चाहिए? लेफ्ट होना चाहिए कि राइट होना चाहिए? सर राइट। राइट। ध्यान से तो बिल्कुल करेक्ट, राइट होने का होगा, ठीक है। तो क्या होता है जब बच्चों ऐसे फ्रिक्शन आएगा, तो जैसे पीछे की तरफ जाएगी तो इसको रोकेगा। रोकेगा किस डायरेक्शन? फ्रिक्शन फोर्स Fs, राइट। राइट डायरेक्शन में रोकेगा, राइट डायरेक्शन में। और ये कौन सा फ्रिक्शन होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन है, राइट। mg है। और क्या है बच्चे? नॉर्मल। यहां से लेकर यहां तक बच्चे x डिस्टेंस से आगे की तरफ बढ़ा, ध्यान से सुनते रहो, x डिस्टेंस आगे की तरफ बढ़ा। तो ऑफ कोर्स सी बात है, पीछे कितना फोर्स लग गया होगा बच्चे? इसके पीछे फोर्स लगा k/x। सेंटर पॉइंट से लगा, देखो सेंटर पॉइंट से लगा, कितना लगा है? मैं बोलूंगा k/x लगा। क्लियर हो गया यहां तक? यहां तक क्लियर हो गया बच्चे, है ना? हाँ जी सर। अब बताओ, जैसे ही मैं इसको एक्सपेंड किया और मैंने छोड़ दिया, तो जैसे एक्सपेंड करूंगा तो वापस किस डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करेगा? अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट अपोजिट करने की डायरेक्शन कोशिश में। करेगा ना, यस और नो? हाँ है जी ना? सर। अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करेगा। अब कोई फोर्स तो लग नहीं रहा है इस पे। अब इस पे कौन कौन
फोर्स लग रहे हैं एक्चुअली में, देखो अब इस पे कौन कौन, जैसे ही मैंने इसको खींचा और मैंने छोड़ दिया तो इस पे फोर्स लग रहे हैं, देखो के एक्स, एक लग रहा है एफ एफ, एक लग रहा है एम जी, और एक लग रहा है एन, और रोटेट कर रहा है इस डायरेक्शन में, और स्फीयर है। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ बच्चे, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक? नो सर। अच्छा, जो इसका एक्सेलरेशन होगा, एक्चुअल जो लीनियर एक्सेलरेशन होगा वो कहाँ पे होगा, लेफ्ट में होगा कि राइट में? लेफ्ट। लेफ्ट में लेफ्ट टुवर्ड्स में। बी पोजीशन। जब खींचाई डायरेक्शन में तो ऑफ कोर्स ही बात है, एक्सेलरेशन आपका लीनियर एक्सेलरेशन ए इसी डायरेक्शन में। तो मुझे बताओ, ध्यान से सुनो, मुझे बताओ यहाँ पे नेट फोर्स कितना होगा? नेट फोर्स इक्वल टू एम में दो इक्वेशन बनते हैं ना, एक लीनियर की और इसकी। हाँ नेट जी। फोर्स बताएगा कोई मेरे को, कौन कौन से नेट फोर्स है इसमें? इस पे नेट फोर्स जो ए डायरेक्शन में है, मतलब कि हॉरिजॉन्टल ए डायरेक्शन है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखोगे कि एक तो ए के एक्स और दूसरा कौन सा फोर्स लग रहा है बच्चों? ओके। माइनस एफ फोर्स लग रहा है। इक्वल टू एम तो में। लिखना चाहिए बच्चे के एक्स माइनस माइनस एफ फ्रिक्शन फोर्स इक्वल्स टू, एम में। यहां तक किसी को डाउट है? क्लियर हो गया हाँ। बच्चे? दूसरी यस इक्वेशन सर। लिखते हैं टॉर्क इक्वलेंट। टॉर्क इक्वलेंट किसके बराबर होता है बच्चों? आई इंटू एल्फा। अल्फा। अब टॉर्क तो सर यहाँ पे तो बहुत सारे टॉर्क हैं, एक तो के एक्स की वजह से भी होगा, एम जी की वजह से भी होगा, एन की वजह से भी होगा, एफ एफ की वजह से भी होगा, सही। मुझे बताओ कनन, आवाज आ रही है कनन? अब तो आएगी भी नहीं मेरे से। प्रिंस, अब प्रीत आवाज आ रही है? शौविक, यस सर। शौविक ये के एक्स की वजह से कितना टॉर्क प्रोड्यूस होगा, के एक्स की वजह से? सर जीरो। जीरो होगा, वेरी गुड। एन की वजह से कितना होगा? सर ये भी जीरो होगा। एम जी की वजह से कितना होगा? जीरो। क्योंकि तीनों के तीनों बच्चे एक्सिस ऑफ रोटेशन टच कर रहे हैं, तो तीन की वजह से क्या हो जाएगा? जीरो। लेकिन फ्रिक्शन फोर्स देखो, फ्रिक्शन फोर्स इससे आर डिस्टेंस दूरी पर है, वो भी परपेंडिकुलर। तो केवल जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो किसकी वजह से होगा बच्चे? एफ एफ की वजह से। आर एफ, आर एफ, तो यहां हो जाएगा आर एफ एफ, फ्रिक्शन फोर्स। तो किसकी वजह से होगा बच्चों? आई इंटू एल। स्फीयर का सेंटर पर कितना वो होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चे, कितना होता है? सर 2/r फाइव एम आर सर। आई एम स्क्वायर। स्क्वायर। और अल्फा की वैल्यू क्या होती है, अभी मैंने बताया था, अल्फा की वैल्यू होती है ए बाय आर। तो यहाँ पे आ जाएगा ए बाय आर, ये हो जाएगा आर एफ एफ। तो मेरे ख्याल से आर स्क्वायर ये सब कट गए। एफ एफ की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे? एफ एफ की वैल्यू हो गई 2/5 एम में आ गए। यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं किसी को? नो सर। यही 3 की वैल्यू 2 में पुट कर दो, तो यहाँ पे आएगा के एक्स माइनस के 2/5 एम ए इक्वल्स टू स्मॉल एम ए। स्मॉल एम ए क्यों आएगा, एक ही तो है, एम ए, कैपिटल एम ए आएगा। ठीक है, 2/5 को इधर ले जाओ, तो कितना बन गया बच्चे? 5 और 2 कितना बन जाएगा? 7/5 एम ए। एक्सेलेरेशन बराबर हो जाएगा 5k/7 m इंटू एक्स। 5k/7 ए इक्वल टू समथिंग इंटू एक्स, तो ये क्या बन जाता है बच्चों आपका? ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर आ गया बच्चों? 5k/7 है। तो ओमेगा किसके वैल्यू बराबर आ गई बच्चे? 5k/7 है। टी की वैल्यू आ गई 2π√7m/5k। बस हो गया आंसर देना। इस तरीके से जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे ना, तभी आप हाई एंड वाले क्वेश्चन कर पाओगे। क्लियर हो गया बच्चों यहाँ तक, यस और नो? यस हाँ सर। जी सर। ठीक है, आगे बढ़े। स्वस्तिक क्लियर है, वैभव, रजत, गौरी, लीजा, समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है।
नेक्स्ट करते हैं बच्चों, छोटा सा टॉपिक है हार्मोनिक ऑक्सीलेटर। हार्मोनिक ऑक्सीलेटर क्या कहता है, मान के चलो बच्चों, एक दो मास है, एक मास है m1, एक मास है क्या बच्चे m2, ठीक है। और यहाँ पे क्या बच्चे, दोनों के दोनों स्प्रिंग से अटैच है जिसकी स्प्रिंग कांस्टेंट है k, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने दोनों को बच्चों मैंने खींचा इस हिसाब से खींचा कि जो उसका सेंटर ऑफ मास होगा, इन दोनों का कुछ ना कुछ सेंटर ऑफ मास होगा। स्प्रिंग की वजह से तो कुछ सेंटर ऑफ मास से फर्क नहीं पड़ेगा, जो हम नॉर्मली बोलते हैं कि एक मास है m1, एक मास है m2, दोनों के बीच में d डिस्टेंस था या l डिस्टेंस था, तो उसकी सेंटर पॉइंट कहाँ पे होता था हम कैलकुलेट किया ना, तो वही है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब मैंने इसको एक्सपेंड किया ना, तो उसका सेंटर ऑफ मास सेम ही रहा आफ्टर एक्सपेंडिंग, COM विल बी सेम, नो चेंज COM, ठीक है। तो ध्यान से सुनते रहना, देखो जब मैंने इसको खींचा तो यहाँ पे m आ गया m1, यहाँ पे आ गया m2, और यहाँ पे डेफिनेटली इसने क्या किया बच्चों, एक्सपेंड किया है। सुनते रहना आप ध्यान से पहले। अब बच्चों डेफिनेटली बात है सेंटर पॉइंट से दूर गया है, दूर गया तो ऑफ कोर्स ही बात है यहाँ पे जो लगने वाला फोर्स होगा, डिस्टोरिंग फोर्स होगा, ठीक है, वो कितना एक्सपेंड किया होगा बच्चों, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये गया है यहाँ से लेकर यहाँ तक x1, ये गया है यहाँ से लेकर यहाँ तक x2, ठीक है, x1 x2 डिस्टेंस गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा कैसा होगा बच्चों, ध्यान से देखो, ये गया है इस डायरेक्शन में, ये गया है इस डायरेक्शन में, तो रिस्टोरिंग फोर्स कैसा होगा बच्चों, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अपोजिट डायरेक्शन में होगा। पर इसने लेंथ कितनी एक्सपेंड करी है, x1 प्लस x2, लेंथ तो इसने x1 प्लस x2 एक्सपेंड करी है, यस हाँ जी और सर। नो। जो टोटल एक्सपेंड हुई हो तो x1 प्लस x2 ही तो हुई है, और यहाँ पे क्या है लेंथ k, तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या हो जाएगा बच्चों, k टाइम्स x1 प्लस x2। लेंथ तो इसने टोटल x1 प्लस x2 ही तो एक्सपेंड करी है। क्या बात हाँ जी क्लियर हो सर। गई, यस और नो। तो जो यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स होगा दैट विल बी k टाइम्स x1 प्लस। अगर आपको याद हो तो जब COM डज नॉट चेंज, तो हम क्या बोलते थे, मान के चलो कि ये अगर x1 डिस्टेंस चला गया है और ये x2 डिस्टेंस है यहाँ पे, तो हम ऐसा कुछ बोलते थे कि m1 x1 के बराबर होता था बच्चों, m2 x2 के बराबर, यस और नो, ये तो बोलते थे हम, राइट, ठीक हाँ है। जी सर। मुझे बताओ यहाँ पे x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x2 की वैल्यू हो जाएगी m1 M1 डिवाइड बाय बाय M। m2। तो इस इक्वेशन पुट कर सकता हूँ k टाइम्स x1 प्लस m1 x1 डिवाइड बाय m2। और इस एफ आर को जो यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है एफ आर, ठीक है, और इसका मास m है, और ये इस डायरेक्शन में इसकी एक्सेलरेशन होगी, जिस डायरेक्शन में एफ आर है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगी। तो क्या मैं इसको डायरेक्टली बोल सकता हूँ, सर ये होगा m1 a, m1 और a डायरेक्शन, क्या बोल सकता हूँ, देख लो, मैं बोल सकता हूँ नहीं बोल सकता हूँ। हाँ जी सर। तो जो फाइनल इक्वेशन निकल के आई वो क्या निकल के आई, m2 प्लस m1 डिवाइड बाय m2, और यहाँ से कॉमा ले लिया बच्चे मैंने x1 दोनों में से, और ये बराबर आ गया m1 a की वैल्यू जो आ गई वो फाइनली कितनी आ गई बच्चे, a की वैल्यू आ गई m1 प्लस m2 डिवाइड बाय m1 m2 इंटू k इंटू यहाँ पे आ जाएगा x1, ठीक है। अब यही फिर दोबारा वही बात कि a इंटू x1 आ गया है, तो ये ऑफकोर्स सी बात क्या बन जाएगा बच्चों, ओमेगा बन जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, k m1 प्लस m2 डिवाइड बाय
m1 प्लस m। तो अगर ये दोनों के मास सेम होते, ठीक है, अगर वो बोल देता एग्जाम में, बहुत बार ऐसे आया भी है कि जब मास सेम है तो बताओ ओमेगा कितना होगा, तो यहाँ पे 2m आता है, यहाँ पे m², तो बन जाता 2k/m बन जाता, 2k/m। जनरली ओमेगा होता है k/m, ठीक है, तो इसके से कितना हो जाएगा बच्चों, 2k/m बन जाएगा। अगर एक ही स्प्रिंग होती, एक ही मास होता, तो आप जनरली यही तो बोलते हो k/m, राइट। यहाँ पे अगर हाँ दोनों मास सेम है तो इसके से कितना होगा बच्चे, इसके से होगा k 2m/m², एक m से एक m कैंसिल, तो कितना होगा बच्चे, 2k/m, बढ़ जाता है। ऑक्सीलेशन क्या हो जाता है बच्चों, बढ़ जाता है, SHM बढ़ जाता है। सर में आ गया, यस है ना। सर। हाँ यहाँ पे तो बस फॉर्मूला मैं तो कहूंगा ये याद भी रखना, फिर भी इसको देख के बस तुरंत तुरंत करके, हाँ हाँ ये ऐसे होता है। कई बार बच्चा ऐसे भी कंफ्यूज हो सकता है, मान के चलो कि बच्चा तो टैलेंटेड है, बच्चा तो क्या बोलेगा, सर m2 अपॉन में m1 प्लस m2 भी सोच सकता है, क्यों नहीं सोच सकता, सोच सकता है। पर एक चीज बताओ, हमें पता है फॉर्मूले में होता क्या, देखो डायमेंशन यहीं पे तो काम करता है, k/m होता है। यहाँ पे ऊपर ही m² आ गया, यहाँ पे इसको केवल एक m मान लो, एक m से एक m कट गया तो km बन गया। तो ये इक्वेशन तो कभी भी नहीं बन सकती, हमेशा ये इक्वेशन बनेगी। तो इसको आप हाँ जी। डायमेंशन वाइज भी करेक्ट कर सकते हो, बाय चांस आपको ये फॉर्मूला में कंफ्यूजन हो रही है कि ऊपर क्या आएगा, ऊपर मल्टीप्लिकेशन आएगा कि नीचे मल्टीप्लिकेशन आएगा, तो आपको डायमेंशन वाइज भी करेक्ट कर सकते हो। क्लियर हो गया बच्चों, आगे बढ़े। हाँ जी सर। यस सर। नेक्स्ट आता है बच्चों, छोटा सा टॉपिक है, अभी तक जितना भी हमने करा है वो करा है लीनियर एसएचएम, ठीक है। अब आएगा एंगुलर एसएचएम, जैसा कि हमने पेंडुलम में देखा। अब पेंडुलम हम पढ़ेंगे अच्छे। पेंडुलम जरूरी नहीं हर बार पेंडुलम ही आए, वो ऐसा भी स्ट्रक्चर दे सकता है, मान के चलो कि एक बड़ा सा बाउल है, यहाँ पे बच्चे क्या है, एक कॉइन रख दिया या कंचा कुछ भी रख दिया, एक बॉब रख दिया या बॉल रख दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसको मैंने यहाँ पे इसको खींच के लेके आया और यहाँ पे छोड़ दिया, छोड़ने पे क्या होगा, इस पे अपोजिट डायरेक्शन में एक रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा, है ना। रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा। अब यहाँ पे ध्यान रख लो, क्योंकि यहाँ पे रोटेशन हो रहा है, तो यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स नहीं करना यूज, वहां पे क्या करेंगे, रिस्टोरिंग टॉर्क करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से देख लो, क्या करेंगे, रिस्टोरेंट। रिस्टोरिंग टॉर्क करेंगे। और जो हम डिस्टेंस, क्योंकि देखो ये तो लीनियर डिस्टेंस तो है नहीं, ये तो एंगल हो गया एक तरीके का, सेंटर से देखा जाए तो एंगल हो रहा है, एंगल चेंज हो रहा है। तो यहां से लेकर यहां तक हम बच्चे किससे रिप्रेजेंट करेंगे, थीटा से, एक्स नहीं थीटा से। अब एक्स यूज नहीं होगा, थीटा यूज होगा, FR की जगह TR यूज होगा। डेफिनेटली से बात है, ये इसका क्या बन जाएगा बच्चों, मीन पोजीशन, है ना। और ये क्या बन जाएगी इसकी एक्सट्रीम पोजीशन, ये भी क्या बन जाएगी, एक्सट्रीम पोजीशन। लीनियर में अगर याद करो, लीनियर में मीन पोजीशन पे क्या चीज कांस्टेंट, क्या चीज सबसे ज्यादा होती थी, वेलोसिटी ज्यादा होती थी, है ना, वेलोसिटी ज्यादा होती थी। यहाँ पे क्या चीज ज्यादा हो जाएगी बच्चों, यहाँ पे हो जाएगी ओमेगा ज्यादा ओमेगा। हो, ओमेगा क्या आ जाएगी, मैक्सिमम आ जाएगी। इस बार मैं अब ओमेगा नहीं लूंगा, क्योंकि ओमेगा को हमने क्या ले रखा है बच्चों, वहां पे फ्रिक्वेंसी ले रखा है ना। तो यहाँ पे एंगुलर को थोड़ा चेंज करने के लिए मैं इसको, ये होगी आपकी, इसको क्या बोलेंगे, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। वहां पे लीनियर वेलोसिटी थी, यहाँ पे मैंने साइज से रिप्रेजेंट किया एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ पे मैक्सिमम होगी, यहाँ पे इस पॉइंट पर एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाती है बच्चों, मैक्सिमम। और इस पॉइंट पर कितनी हो जाती है, जीरो। जीरो। वेलोसिटी जीरो हो जाती थी, यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगी बच्चों, जीरो। अच्छा, यहाँ पे फिर अल्फा का कॉन्सेप्ट आएगा, जहां पे ए था वहां पे अल्फा हो जाएगा। कहाँ पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता था बच्चों, सेम पॉइंट्स पे। है ना। तो एंड पॉइंट पे मैक्सिमम होगा, तो अल्फा क्या हो जाएगा बच्चों, वहां पे मैक्सिमम। यहाँ पे भी अल्फा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। जहां पे अल्फा मैक्सिमम, वहां पे रिस्टोरिंग टॉर्क भी क्या होगा, मैक्सिमम, रिस्टोरिंग टॉर्क मैक्सिमम। अल्फा जीरो कहाँ पे होता था, मेन पोजीशन पे अल्फा क्या हो जाता था बच्चों, जीरो। अगर अल्फा जीरो है तो यहाँ पे रिस्टोरिंग टॉर्क भी क्या हो जाएगा,
बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है जैसा कि हमने लीनियर में पढ़ा। लीनियर में क्या होता था बच्चों, यहाँ पे आपका A0, FR0, ए मैक्स, ए मैक्स, इधर वी मैक्स, इधर V0, इधर V0। सेम वही कॉन्सेप्ट चल रहा है जो बच्चों हमने पहले पढ़ चुके हैं। सर में आ गया, यस और नो? हाँ जी सर। क्लियर है बच्चों यहां तक? ठीक है। यस सर। अब एक चीज बताओ, जो रिस्टोरिंग टॉर्क है, जैसे जैसे बच्चे थीटा बढ़ता रहेगा, जैसे जैसे थीटा बढ़ता रहेगा, तो मुझे बताओ रिस्टोरिंग टॉर्क बढ़ेगा कि घटेगा? सर बढ़ेगा। बढ़ेगा। ठीक है, हम मान के चले कि यहाँ पे थीटा 0 है। इसका मतलब कि जो रिस्टोरिंग, जैसे वहां पे जो मेरा एफ था, रिस्टोरिंग फोर्स था, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था बच्चों? एक्स के। यहाँ पे क्या बन जाएगा, रिस्टोरिंग टॉर्क किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा बच्चों? ओके। थीटा। और थीटा के हो जाएगा तो वहां पे क्या आता था, ओमेगा आता था। यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए मान के चल रहे हैं, थोड़ी देर के लिए मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे आएगा बच्चों, यहाँ पे आएगा माइनस के सी कांस्टेंट आएगा। क्या आएगा बच्चा? माइनस के सी कांस्टेंट आएगा। ठीक है, कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है, कुछ यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं है। और टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता था सर? टॉर्क का होता था आई इंटू एल्फा। आपने बताया कितनी बार? आई इंटू एल्फा। तो एल्फा को हम लेते थे बच्चे माइनस के सी बाय आई इंटू थीटा। ऐसी बच्चे हमारा एक इक्वेशन आती थी। एक ही क्या आती थी? एक ही आती थी के बाय एम इंटू एक्स। और इसको हम क्या लेके चलते थे बच्चों? ओमेगा लेके चलते थे। तो इसको भी क्या लेके चलेंगे बच्चों? ओमेगा। यहाँ पे ओमेगा ओमेगा तो सेम रहेगा क्योंकि मैंने चेंज कर दिया ना यहाँ पे, तो ओमेगा चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे ओमेगा तो सेम रहेगा। ओमेगा क्या आएगा बच्चों यहाँ पे? सी बाय आई का अंडर रूट। जैसा वहां पे होता था बच्चों, सेम वैसा ही आ रहा है। सर में आ गया, यस और नो? हाँ जी सर। ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा इसको देखो, सिमिलरिटी तो बनानी पड़ेगी। अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो वहां पे ऐसी इक्वेशन बनती है, डिफरेंशियल इक्वेशन, डी स्क्वायर एक्स, या फिर मैं इसी को इस तरीके से करवाऊं कि ए इक्वल टू माइनस के बाय एम एक्स बन रही थी। ए की जगह मैंने लिखा था कि डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम विल बी इक्वल टू माइनस के बाय एम एक्स। तो याद करो, इसको मैंने इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया था ना बच्चों। ये इक्वेशन मैं क्यों करवा रहा हूं बार बार? क्योंकि ना एग्जामिनर ना थोड़ा सा तेज दिमाग वो करेगा। वो ऐसे बोल सकता है कि 5d² x/dt² इक्वल टू 6x इक्वल टू 0। ये SHM की इक्वेशन है, तो बताओ ओमेगा क्या होगा? आपको बहुत सिंपल तरीके से करना है। जब मुझे ओमेगा निकालना है और मुझे पता है कि SHM की इक्वेशन है, तो मुझे बताओगे ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों यहाँ से? 6/5। √6/5। देखा, ऐसे करना है क्वेश्चन। सर में आया कि नहीं आया बच्चों? हाँ जी सर। ठीक है। तभी मैं इसको इस तरीके से समझा रहा हूं। ऐसे ही बिल्कुल सेम बच्चों टॉर्क के लिए भी होगा। टॉर्क के लिए क्या होगा? जहां पे थीटा है वहां पे क्या आ जाएगा बच्चों? जहां पे एक्स है, सॉरी, वहां पे क्या आ जाएगा? थीटा स्क्वायर आ जाएगा बस। यहाँ पे क्या आ जाएगा? ओमेगा स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। बस खत्म इक्वेशन। तो ये भी क्या बन गई आपकी? डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। कोई डाउट यहां तक किसी को भी? नो सर। नो। सभी को क्लियर है यहां तक, डिफरेंशियल इक्वेशन तक? कुछ भी रटना नहीं है, केवल समझना है। जो लीनियर में करा था वही हमने यहाँ पे करा है। तो लीनियर का भी साथ साथ रिवाइज होता रहेगा, 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो देखो, अभी तक हमने क्या देखा? लीनियर में हमने देखा था d² x/dt² इंटू में ओमेगा² x इक्वल टू 0। हमने इसमें क्या देखा है? d² थीटा अपॉन में dt² प्लस ओमेगा² थीटा इक्वल टू 0। यहाँ पे जो ओमेगा की वैल्यू आती थी वो आती थी √k/m। यहाँ पे आएगी बच्चों ओमेगा की वैल्यू c/i। ठीक है। दूसरा, यहां पे अगर याद हो तो x की इक्वेशन क्या बनती थी? याद है, x की इक्वेशन होती थी a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, है ना? यहां पे थीटा की इक्वेशन क्या बन जाएगी बच्चों? थीटा नॉट इसका एम्पलीट्यूड साइन ओमेगा टी प्लस फाइव।
पर थीटा नॉट जाएगा। देखो ओमेगा तो आना ही आना था, ठीक है। जब मैं इसको डिफरेंशिएट करता था जो कि होता था dx/dt, जो कि मेरे को क्या दे देता था बच्चों, वेलोसिटी देता था, उसकी वैल्यू आती थी साइन का डिफरेंशियल होता कॉस, तो ये होता था a ओमेगा साइन सॉरी कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो मैंने इसको एंगुलर वेलोसिटी से रिप्रेजेंट किया था, तो मैंने बोला डी थीटा डिवाइड बाई डी टी क्या बन जाएगा बच्चों, थीटा नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। तो मेरे ख्याल से अभी तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए समझने में। समझ में आ रहा है सब कुछ यहां तक, यस और नो? हाँ जी सर। यस सर। यस सर। यस सर। अब मैं इसको दोबारा डिफरेंशिएट करूंगा तो आपको पता है मुझे एक्सेलेरेशन मिलेगी, तो एक्सेलेरेशन मेरी क्या होगी बच्चों, डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर। फिर करूंगा तो कॉस का आपको पता साइन होता है, तो माइनस के ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस। बिल्कुल सेम बच्चों यहां पे बन जाएगा अल्फा, दैट विल बी डी स्क्वायर थीटा ओवर डी टी स्क्वायर इक्वल टू क्या बन जाएगा बच्चों, माइनस के थीटा नॉट ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। कुछ भी अंतर नहीं आ रहा, बस यहाँ पे एम्पलीट्यूड ए है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड थीटा नॉट है, बस और कुछ अंतर ही नहीं है। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है। यस सर। यस। अब इसको हम लिख सकते थे a इक्वल टू माइनस के ओमेगा स्क्वायर एक्स, इसको लिख सकते हैं a इक्वल टू माइनस के ओमेगा स्क्वायर थीटा, थीटा था ना, थीटा एक्स एक्स थीटा थीटा। दूसरा एक वेलोसिटी की भी इक्वेशन होती थी, याद करो, वेलोसिटी का एक फॉर्मूला होता था ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही होता था। ऐसे यहां पे साई की वैल्यू क्या होती थी बच्चों, साई की वैल्यू होती थी, ओमेगा तो रहेगा ही रहेगा, ए होता है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, तो यहाँ पे होगा थीटा नॉट मैक्सिमम उसका स्क्वायर, माइनस के एक्स, एक्स क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट माइनस के थीटा स्क्वायर। ठीक है, हो गया बस। यहाँ पे जो वी मैक्स होता था वो होता था ओमेगा ए, यहाँ पे जो साई मैक्स होगा या फिर एंगुलर वेलोसिटी होगा वो कितना हो जाएगा, ओमेगा थीटा नॉट। सेम ही है, सेम ही है, बस। अब मेरे ख्याल से इससे ज्यादा सिमिलरिटी तो क्या ही होगी, अगर एक पॉइंट याद है तो आराम से इसको आप लिख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अब आगे बढ़ना चाहिए, यहाँ तक अब मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया। क्लियर हो गया बच्चों, यस और नो? ठीक है। यस हाँ जी अब देखो सिंपल पेंडुलम का तो मेरे ख्याल से फॉर्मूला याद ही है शुरू से, पर देखो हमने कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो एसएचएम से कैसे करते हैं। तो हम बोलते हैं कि मान के चलो कि ये हिंज है, ठीक है, और इन हिंज से मैंने एक मासलेस स्ट्रिंग लिया और उसको मैंने एक बॉब से कनेक्ट कर दिया। इस बॉब का बच्चों, बॉब का मास है कितना, m, ठीक है। ये इसकी लेंथ है बच्चे l, और ये क्या है बच्चों, मासलेस है। अभी के लिए मासलेस है, बाद में डिस्कस करेंगे विद मास, विद मास भी डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको इसके मेन पोजीशन से बच्चों उसको शिफ्ट किया बच्चे, मैंने इसको मान के चलो थीटा एंगल से शिफ्ट किया। एंगल है ना, एंगल का वेरिएशन होता है, थीटा एंगल से शिफ्ट किया। इसकी लेंथ ये वाली तो सेम ही रहेगी, लेंथ में तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे, एल सेम है। लेकिन जो मास बच्चे यहाँ पे mg था टूवर्ड्स सेंटर, यहाँ पे भी क्या रहेगा बच्चे, mg ही रहेगा। थीटा आ गया, ये एल है, तो यहाँ पे रिस्टोरिंग टॉर्क लगेगा। रिस्टोरिंग टॉर्क क्या बोलेगा, रिस्टोरिंग टॉर्क बोलेगा बच्चों, रिस्टोरिंग टॉर्क बोलेगा कि वापस तुम भाई ओरिजिनल पोजीशन पे जाओ, वापस तुम ओरिजिनल पोजीशन पे जाओ। और आपको बता है रिस्टोरिंग टॉर्क या नॉर्मल टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है आर क्रॉस
एफ। अब यहां पे इस पॉइंट पर फोर्स कौन सा लग रहा है? आप बोलोगे सर इस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है mg। यस और नो, लग रहा है कि नहीं लग रहा बच्चों? है ना? इस पॉइंट फोर्स क्या लग रहा है बच्चों? mg लग रहा है। और यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना? हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो आप बोलोगे सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये। तो एक चीज देखा जाए तो ये तो ट्रायंगल बन गया कि यहाँ पे है थीटा, यहाँ पे है एल। आपको पता है ये क्या है मेरी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर को लिख सकते हैं बच्चों एल साइन थीटा, ये लिख सकते हैं हम, यस और नो? है ना? तो मुझे बताओ यहाँ पे रिस्टोरिंग टॉर्क में क्या लिख सकता हूँ? रिस्टोरिंग टॉर्क लिख सकता हूँ mg इंटू एल साइन थीटा। कोई डाउट यहां तक किसी को भी? देख लो अभी कोई डाउट? किसी को डाउट तो नहीं आता है बच्चों? नो सर। ठीक है। अब नो यहाँ पे सर। बस एक चीज का ध्यान रखना है, जो यहाँ पे थीटा है वो बहुत स्मॉल है। स्मॉल एंगल के लिए एसएचएम करेगा, लार्ज एंगल के लिए नहीं करेगा। और अगर थीटा स्मॉल है तो आपको पता साइन थीटा को हम क्या ले सकते हैं बच्चों? थीटा ही ले सकते हैं, क्योंकि साइन जीरो हाँ जी की सर। वैल्यू होती है, साइन 0.1 की वैल्यू 0.1 के आसपास होता है, तो थीटा को थीटा ले सकते हैं। तो टी आर किसके बराबर हो गया बच्चों? टी आर बराबर हो गया एम जी एल इंटू थीटा। और टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? टॉर्क का होता है कि तो आई इंटू एल्फा। तो हो गया एम जी एल थीटा। एल्फा की वैल्यू होगी एम जी एल अपॉन में आई थीटा। कोई डाउट यहां तक किसी को भी? नो। नो सर। ये रॉड है, ठीक है, ये रॉड है बच्चों, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है एल्फा, एल्फा निकालना है। तो बताओ इसका एल्फा कितना होगा? किस पॉइंट पर हिंज कर रहा है? इस पॉइंट पे हिंज कर रखा है इसने। अब एक चीज बताओ, अब अल्फा में कंफ्यूजन होगी। इस पॉइंट पर ये है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन तो ये होगी, ध्यान से सुनते रहना, एक्सिस ऑफ रोटेशन तो ये होगी, ठीक है। सर ये लेंथ है, सर लेंथ का भी तो होता है सर, मुझे याद है आपने एक रॉड का करवाया था सर, रॉड का करवाया था बहुत बार। सर आपने बोला था कि रॉड का जब एक पॉइंट से लेके चलते हैं तो हम लेके चलते हैं कुछ ml²/3, ml²/12, ऐसे कुछ बहुत सारी चीजें बताई थी आपने। पर बच्चे हमने उस केस में उस रॉड का मास माना था, इस केस में हमने उस रॉड का क्या माना बच्चे? मास लेस माना है। इसकी वजह से बच्चे जो रॉड की वजह से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ड्यू टू रॉड वो क्या हो जाएगा? जीरो। केवल किसकी वजह से लिखेगा? किसकी वजह से निकलेगा सर? ये एम की और वजह से निकलेगा, बॉब की वजह से। और आपको पता है एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो जितना दूरी पर होता है, मान के चलो के दूरी पर है, आर दूरी पर है, तो जनरल फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है एम आर स्क्वायर। यही तो होता है, ये तो हाँ होता है जी सर। बच्चों एम स्क्वायर। यस और नो? यहाँ पे जो दूरी है, जो डिस्टेंस है वो कितना है? एल के बराबर है। तो एल। इसकी वजह से जो अल्फा होगा, मैं इसको दो पार्ट में लिखना चाहूंगा ताकि पता रहे। एक होगा ड्यू टू बॉब और एक होगा ड्यू टू लेंथ। लेंथ की वजह से क्या होगा? रॉड की वजह से क्या होगा बच्चों? रॉड की वजह से हो जाएगा जीरो। और बॉब की वजह से कितना हो जाएगा बच्चों? एम एल। एल स्क्वायर। क्लियर हो गया यहां तक? हाँ जी सर। अरे यहाँ पे एल फाइव रहने दो, यहाँ पे आई रहने दो। आई ये निकल गया, ठीक है। तो कितना निकल गया? ml²। अल्फा की वैल्यू आ गई mgl डिवाइड बाय ml²। एक एल से एक एल कैंसिल, एम से एम कैंसिल। तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी बच्चों? अल्फा की वैल्यू क्या हो गई? अल्फा की वैल्यू होगी g/l, g/l इंटू थीटा। अल्फा इक्वल टू समथिंग इंटू थीटा आ गया, तो आपको पता है ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाती है बच्चों? अंडर रूट ऑफ g/l। और टाइम पीरियड का आपको याद है, आपने तो जब हम वो पढ़े थे, फर्स्ट चैप्टर पढ़े थे, तो ये फॉर्मूला तो हमने बहुत बार यूज किया है ना वाला फॉर्मूला, यहाँ से ही निकल हाँ के जी आता सर। है 2 पाई अंडर रूट L/g। जी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस और नो? हाँ जी है सर। ना? अब यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे क्या ये मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है? नहीं कर रहा ना बच्चों? जो टाइम पीरियड होता है वो मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता, तो लिख लो
द टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ बॉब। ठीक है, चलो। तो जो फाइनल रिजल्टेंट आया मेरे पास आया टी इज इक्वल टू 2 पाई √L/G। अभी मैंने आपको एक फर्स्ट चैप्टर पढ़ने के लिए बोला। मैंने आपको बोला था कि जब भी कोई ऐसी क्वांटिटी होती है, मान के चलो कि y इज इक्वल टू a²b/c³ है, तो डेल वाई अपॉन वाई हम क्या लिखते थे? याद है किसी को? अभी पढ़ ही रहे हो तो बताओ क्या लिखेंगे हम इसको? डेल वाई अपॉन वाई एरर के टर्म में क्या लिखेंगे? सर ट्वाइस ऑफ डेल ए बाय ए हम्म प्लस डेल बी बाय बी प्लस हम्म प्लस थ्राइस ऑफ डेल डेल सी सी बाय बाय सी। प्लस थ्राइस ऑफ डेल डेल सी सी बाय बाय सी। करेक्ट। तो मुझे बताओ, अगर मुझे चेंज इन टाइम निकालना है तो क्या होगा? क्या लिखना चाहिए मेरे को? हाफ ऑफ डेल एल बाय एल हाफ ऑफ डेल एल बाय एल प्लस हाफ ऑफ डेल जी बाय हाफ जी। डेल जी बाय जी। करेक्ट है, यही आंसर होगा। अब देखो वेरिएशन कैसे कैसे आ सकते हैं। डेल एल के वेरिएशन कैसे हो सकता है? सोच समझ के बताना, डेल एल का वेरिएशन कैसे हो सकता है? डेन का वेरिएशन कैसे हो सकता है? ज़्यादा है सर कम कैसे? हीट की हैं? वजह से। हीट की वजह से हो सकता है, लेंथ बढ़ सकती है बच्चों, यस और नो, है ना? हाँ जी। हमने पढ़ा है लेंथ वाले चैप्टर में भी सेम कॉन्सेप्ट पढ़ा था जी, वहां पे कांस्टेंट था चलो, पर लेंथ का तो पढ़ा ही था। दूसरा, जी की वैल्यू कैसे चेंज कर सकती है? यहाँ पे जी की वैल्यू कैसे चेंज कर सकती है? बहुत हाइट पे हो। बहुत एल्टीट्यूड हाइट। ज्यादा। या तो एल्टीट्यूड बहुत ज्यादा और दूर, डिस्टेंस ज्यादा और सेंटर पॉइंट से दूर जाते जा रहे हैं, है ना? तो उस केस में भी जी का वेरिएशन आ सकता है, बिल्कुल करेक्ट। तो एग्जामिनर किसी भी हिसाब से दे सकता है, आपको बस सोच समझ के लिखना। मेरे ख्याल से क्लियर हो गए सभी को यहाँ तक? क्लियर हाँ जी। एवरीवन? यस सर। है ना? तो यस अगर सर। ऐसे कुछ बोल दे कि लेंथ वेरी कर रही है 1% और जी वेरी कर रहा है 2%, तो लिख लो, इफ लेंथ इज वेरिंग 2% एंड जी इज वेरिंग 1%, तो बताओ टाइम पीरियड में क्या फर्क पड़ेगा? तो हमें पता है कि डेल t/t इंटू 100 इक्वल्स टू हाफ डेल L/L इंटू 100 प्लस हाफ डेल जी/जी इंटू 100। सर 100 में क्यों लिखते हैं? आपने पढ़ा होगा, अभी पढ़े भी होंगे। जब भी हमें परसेंटेज में वैल्यू लिखनी होती है तो हम 100 में लिखते हैं। जब भी हमें परसेंटेज में लिखना होता है तो हम किस में लिखते हैं बच्चों? 100 में। तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? परसेंटेज वैल्यू चेंज 2%, तो होगा 1/2 इंटू 2%। इसकी कितनी दे रखी है बच्चों? 1%। ये हो गया 1, ये हो गया 0.5, तो कितना वेरी कर रहा है बच्चों? 1.5% वेरी कर। क्लियर? डायरेक्ट हाँ इसमें जी। डालना, आंसर निकालना है, कुछ भी फालतू का फॉर्मूला लिखना ही नहीं है। क्लियर है बच्चों यहां तक? हाँ जी सर। ठीक है, अब छोटा सा और करके जाते हैं। अगर थोड़ा बहुत याद हो तो हमने एक सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, याद करो। एनएलएम में हमने पढ़ा था, मान के चलो कि एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है, और उसका एक्सेलेरेशन ऊपर की तरफ है। इससे फोर्स कितना लग रहा है? नीचे की तरफ mg फोर्स लग रहा है ना? तो सूडो फोर्स हम कहाँ मान के चलते हैं बच्चों? अपोजिट डायरेक्शन मान के चलते हैं ना। सूडो फोर्स लग रहा है किस डायरेक्शन में? एमए की डायरेक्शन में लग रहा है, राइट? तो हम क्या बोलते थे, जो मेरा एक्सेलरेशन इफेक्टिव होगा वो किसके बराबर हो जाता? देखो जी भी नीचे ए भी नीचे, तो हम क्या बोलते थे? ए प्लस जी बोलते थे। याद आ गया? यस ये सर। सुनो, जी सर। तो ए इफेक्टिव बोल लो या फिर जी इफेक्टिव बोल लो, किसके बराबर आ गया बच्चों? ए प्लस जी के बराबर आ गया। ऐसे बच्चे सेम हम क्या करके चलते थे? ऐसे हम बोल के चलते थे कि अगर लिफ्ट है और लिफ्ट में मान के चलो एक पेंडुलम है, अभी थोड़ी देर के लिए मानेंगे, और एक्सेलेरेशन नीचे की तरफ है, तो ये एम में ऊपर लगता था, एम जी नीचे लग रहा है,
तो इसमें जी इफेक्टिव क्या बन जाता था बच्चों, क्योंकि जी की वैल्यू ज्यादा होती है तो क्या बन जाता है, जी माइनस ए बन जाता है। तीसरा केस भी पढ़ सकते हैं, मान के चलो कि मान के चलो कि ये कार है, ये लिफ्ट है, ये लिफ्ट है और एक कार है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। यहाँ पे पेंडुलम है, कार एक्सलेशन इस डायरेक्शन में कर रहा है, तो आपको पता फोर्स किस डायरेक्शन में करेगा, एम में इस डायरेक्शन में होगा, जी इस डायरेक्शन में होगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि जी इधर है, एक्सलेशन इधर है, तो जी इफेक्टिव कहाँ होगा बच्चे, इस डायरेक्शन में होगा। और जी इफेक्टिव कैसा होगा, आपको पता है ए और जी बच्चे क्या है, परपेंडिकुलर, तो इसका आंसर होगा ए स्क्वायर प्लस जी जी स्क्वायर। स्क्वायर। समझ में आ गया यहां तक। तो हाँ अब जी देखो, सर। अब देखो अगर ये पेंडुलम ही है, तीनों के तीनों पेंडुलम ही है इस केस में, तो यहाँ पे टाइम पीरियड का वैल्यू देखो डायरेक्टली क्या होगा, मास तो चेंज होने से रहा। तो आपको पता फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी मास नहीं, लेंथ। तो क्या होता है, एल अपॉन में जी इफेक्टिव, तो हो जाएगा एल अपॉन में ए प्लस जी, खत्म। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल अपॉन में जी माइनस ए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, एल अपॉन में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस जी। मुझे बताओ क्या इसको रटने की जरूरत है, मैं तो कहूंगा बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हम पहले भी पढ़ चुके हैं ना, कितनी बार पढ़ चुके हैं। हाँ जी सर। आ गए यहां तक सभी को, हाँ जी सर। ठीक है। अब हमारे थोड़े से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट रह गए, कंपाउंड, पेंडुलम, और उसके बाद मिक्सिंग ऑफ एसएचएम, जब एक से ज्यादा तो ऑब्जेक्ट किसी दो फोर्स की वजह से एसएचएम करें तो उसके से क्या कहोगे, उस पर क्वेश्चन आते हैं, तो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। इसको हाँ नेक्स्ट जी क्लास सर। में क्वेश्चन के साथ लगा के इसको खत्म कर देंगे नेक्स्ट क्लास में।